जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? ठीक ठाक हैं? ओके जी, आज हम अभी करने लगे हैं चैप्टर 5.3 सेकेंड ईयर का फेडरल बोर्ड की जो बुक है मैथमेटिक्स की, उसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो अभी हम करते हैं जी 5.3। आप लोगों को याद होगा 5.3 से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। आपको डोमेन एंड रेंज निकालना मैंने सिखाया था इसी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको डोमेन का पता, रेंज निकालना बहुत आसान है इस चैप्टर में, क्योंकि रेंज इसमें खुद से गिवन है। तो मैं आप लोगों को सारे कुछ चीज़ों को समझाऊंगा, प्लीज़ आप साथ रहिएगा, पूरी स्किप ना कीजिएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत जाइएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने लगा उसका पहला पार्ट। देखिए पहले पार्ट में क्या कह रहा है। लिखता है इफ आर into t is the function of position vector of the particles, find its domain and range at a given point। ठीक है जी। also find its first and second derivative। ये बहुत आसान सी चीज है, ये मैं आपको पहले सेकंड चैप्टर में करवा चुका हूँ। मेन चीज है ये डोमेन एंड रेंज, ठीक है जी। हम पहला क्वेश्चन करने लगे जी। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ, फिर साथ साथ आपको समझ आएगा, ठीक है जी। अब हम पहला क्वेश्चन अपना लिख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है जी हमारा पहला क्वेश्चन। इसकी मैं जरा लाइट को सेट कर लूं। आर की पावर टी फंक्शन p+1 i प्लस t² -1 j प्लस 5tk। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये आई जे के इससे नहीं घबराना, ये बेसिकली आपकी डायरेक्शंस होती हैं। तीन डायरेक्शंस होती हैं, आपने पढ़ी थी। ये है आपकी y, ये है आपकी x और ये है आपकी z। तो हम बेसिकली इसको लिखते हैं i, इसको लिखते हैं j और z को लिखते हैं हम k। ठीक है, जो i j k लिखा हुआ है ये बेसिकली डायरेक्शंस है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है। याद रखिएगा, x के लिए हम i लिख रहे हैं, y के लिए हम j लिख रहे हैं, z के लिए हम k लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमें क्या निकालनी है? डोमेन। डोमेन निकालने के लिए आप लिखते हैं, डोमेन के लिए क्या करना है आपने लिखना है डोमेन। अब बेसिकली देखें, आई अलग है, आई रिप्रेजेंट्स द एक्स और जे जो है वो है आपका वाई के लिए और जो के है वो आपका जी के लिए। तो बच्चों इसको ना हम आसान करने के लिए इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। देखें, ये पूरा हिस्सा किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल ठीक है आपने, एक्स का। और ये पूरा किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई का। और ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? जी का। तो आप एक काम करें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू t+1। आई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, या तो एक्स का मतलब ही क्या आई, आई का मतलब ही क्या एक्स। या तो एक बात लिख लें यहां पर, फिर यहां पर आई लिख लें, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम क्योंकि बुक वाले तरीके से कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको यहां पर एक्स लिख लिया, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ आई भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है इसमें। अब ये क्या हो जाएगा जी, अब आप खुद देख लें, जे किसके साथ था? जे था हमारा वाई के साथ। तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू t²-1। ठीक है, मैंने कहा ना आई जे के साथ जो लिखा है वो लिखने की जरूरत है, क्योंकि हम जब y लिख रहे हैं y का मतलब ही j है, x लिख रहे हैं x का मतलब ही i है। तो यहां क्या होगा बच्चों, g का मतलब ही क्या है कि 5t। आई जे के को हमने नहीं लिखना। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आ जाए डोमेन के ऊपर, हम क्या निकालने लगे? डोमेन। डोमेन निकालने से पहले मैं एक दफा दोबारा आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं, डोमेन के लिए एक बात याद रखनी है, आपने दो कंडीशंस को अवॉइड करना है, सिर्फ दो कंडीशंस को। पहली कंडीशन क्या है आपकी, कि आपने कभी भी 1/0 नहीं आने देना। 1/0 वाली कोई कंडीशन नहीं आने देनी, यानी कि आपने इंफिनिटी में नहीं जाना किसी भी तरह, किसी भी तरह। जैसे ये तो क्वेश्चन सीधे है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी इंफिनिटी आएगी नहीं, क्योंकि आप कुछ भी पुट कर लो इसमें, 1 पुट करो, -1 0 कुछ भी पुट कर लो, ये वाली कंडीशन बन नहीं सकती, क्योंकि p/q यानी कि 1 डिवाइडेड नॉमिनेटर डिनोमिनेटर वाली फॉर्म ही नहीं है। तो ये वाला मसला कब आएगा? जब आपके पास नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। जब भी आपके पास सीधा फंक्शन आ जाए और लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, कोई भी फंक्शन हो, तो याद रखिए उसकी डोमेन हमेशा क्या होगी? क्या होगी? हमेशा -इंफिनिटी से आप कोई भी वैल्यू +इंफिनिटी तक पुट कर सकते हो, ऐसे फंक्शन में जो सीधे सीधे। अब आ जाए, अगर फंक्शन आ जाता ऐसे 1/t लिखा होता। अब आप खुद बताएं इसमें ऐसी कौन सी कंडीशन है कि मैं कुछ पुट करूं तो ये इंफिनिटी में चला जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, हम t की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते। तो आप इसको पता कैसे लिखते हैं? सारे रियल नंबर सिवाय 0 के।
जीरो इसमें शामिल नहीं है। ये आसान सा तरीका है लिखने का, ठीक है। सारे रियल नंबर्स, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सारे रियल नंबर्स का मतलब होता है ये, माइनस इसमें से कौन सा नंबर नहीं है, जीरो, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों में से जो तरीका आपको समझ आए, ठीक हो गया। ये पहली बात। दूसरी बात क्या अवॉइड करनी है, दूसरी चीज आपने अवॉइड करनी है कि अंडर रूट के अंदर आपके पास माइनस नहीं आना चाहिए। -1, -6 कुछ भी माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये क्या बन जाता है, ये बेसिकली अयोटा बन जाता है। तो आपने इस कंडीशन को भी अवॉइड करना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके लिए। सपोज करें मैं एक लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने। अब आप मुझे खुद बताएं इसमें हम कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम इसमें कोई भी माइनस की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है हम स्टार्ट करेंगे जो है वो जीरो से। इसका मतलब होता है ये नंबर शामिल है, ठीक है, इस वाली ब्रैकेट का। और जो दूसरी ब्रैकेट डालते हैं उसका मतलब होता है नंबर शामिल नहीं है, जैसे कि प्लस इन्फिनिटी यहां पर क्लोज। हम इसमें जीरो भी डाल सकते हैं और प्लस माइनस का कोई नंबर नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें ये शामिल नहीं होगा, ये तो है ही नहीं, इसमें हमने कोई भी नंबर माइनस का तो डालना ही नहीं। इसलिए इसको आप कहां से स्टार्ट करोगे, जीरो से, और कहां तक जाओगे, प्लस इन्फिनिटी तक। एक क्वेश्चन और करता हूं। सपोज ये कुछ ऐसे आ गया, ठीक है, तो अब इसके अंदर हम, या बल्कि हाँ प्लस आ गया। अब आप देखिए ये कंडीशन एक आपको समझाने के लिए मैंने की है कि इसके अंदर हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। माइनस भी पुट करें तो क्या है, -1 पुट कर सकते हैं, लेकिन -2 नहीं, क्योंकि -2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखें आप पुट करके देख लो बेशक। -2 + 1 क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आ रहा है -1। तो ये वाली कंडीशन आपने तो अवॉइड करनी है, ये वाली कंडीशन तो लानी ही नहीं है, ठीक है। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप इसमें -2 के अलावा -3 पुट करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, ये इसका माइनस में आंसर आएगा। इसका मतलब है हम मैक्सिमम जो है नेगेटिव आंसर इसके अंदर -1 पुट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो आप लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे कि -1 पुट कर सकते हैं से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। मेरी बात समझ आ रही है? बाकी कोई हम नंबर इसमें पुट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं क्वेश्चन कराता हूं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डोमेन वाला जो है अगर आपको समझ आ गया तो रेंज बहुत आसान है, क्योंकि रेंज हमें गिवन है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना। वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैं पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर रहा हूं, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। मैंने जैसे आपको बताया, जब भी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे लिखे हुए हो जो P/Q या अंडर रूट में ना आ रहे हो, तो ये मेरी बात बेशक एक बात लिख लें कि जब भी सीधा फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक का हो, सिंपल लीनियर फंक्शन हो, और उसके अंदर स्क्वायर रूट या P/Q यानी कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म ना आ रही हो, तो ऐसे हर फंक्शन की डोमेन क्या होती है, ये -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो आंखें बंद करके हम लिख सकते हैं इसकी डोमेन क्या आएगी जी, इसकी डोमेन आ रही है -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जैसे मैंने बताया। इसकी भी क्या आ रही है जी, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसकी भी मैंने क्या बताया जी, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये सारों की हमने अलग अलग लिख ली। अब हम डोमेन को, क्योंकि हमें तो एक आंसर चाहिए ना, तो डोमेन को आपने क्या करना है, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इंटरसेक्शन लगाएंगे, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये इंटरसेक्शन इसलिए लगा रहे हैं कि जस्ट इनमें जो कॉमन है, ताकि हम बार बार रिपीट ना करें, एक आंसर दे दे। तो एक आंसर क्या होता है, जब इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो इनमें कॉमन है बस वो लिख दे। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अगर कंफ्यूजन हो तो मुझे दोबारा प्लीज कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत आसान सी चीज है, बस ये याद रखना, जब सीधा फंक्शन आ जाए या स्क्वायर का फंक्शन आ जाए, क्वाड्रेटिक आ जाए और सीधा हो, मतलब इसमें 1/q या अंडर रूट वाली कंडीशन ना आ रही हो, तो बस ये याद रखें इसकी हमेशा क्या रहती है डोमेन, ये वाली। तो मैंने उठा के वो लिख दी, ठीक है जी। अब हम इसकी रेंज निकालते हैं। ओके जी, अब हम इसी क्वेश्चन की निकालने लगे हैं रेंज। याद रखें बच्चों, रेंज निकालना बहुत आसान है इन क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आपको रेंज की वैल्यू खुद दी हुई है कि आपने रेंज किस वैल्यू पे निकालनी है। अब ये देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है, t = 2। यहां पर t की, हर एक क्वेश्चन में t की वैल्यू गिवन है, जस्ट आपने इसको उठा के अपने मेन फंक्शन में पुट करनी है, तो आपकी रेंज की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब देखिए मैंने रेंज यहां निकाल ली है। मैंने बेसिकली कैलकुलेशन है तो इसलिए मैंने पहले से कर लिया था। क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। देखें जहां जहां टी है वहां आपने क्या लिख देना, 2। तो यहां पर क्या आ जाएगी, हमें क्वेश्चन में गिवन है 2, तो आर टी की जगह क्या लिख दिया, 2। टी की जगह क्या लिख दिया, 2 +1 +1 आई प्लस टी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर -1, फिर j +5, टी की जगह क्या लिख दिया, 2। इसको आप सारे को सॉल्व करें। आई जे के मैंने आपको कहा है वो ऐसे ही लिखे रहते हैं, जस्ट पोजीशन वेक्टर हैं, ये डायरेक्शन को शो करते हैं कि आपकी रेंज आ गई। हर सवाल में ऐसे ही करना है। बस डोमेन निकालना थोड़ा सा टेक्निकल था, वो मैंने आपको बार बार बताया, क्या कि P/Q वाली फॉर्म आ जाए
तो बच्चों कोई ना कोई एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो इसमें इसको इन्फिनिटी लेके जाएगा, उस नंबर को आपने माइनस कर देना है। इसी तरह अगर ऐसे स्क्वायर रूट में आ जाए तो कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर होता है जिसकी वजह से हमारा जो है आंसर वो इमेजिनरी में जा रहा होगा, उस नंबर को हमने छोड़ देना है। बाकी अगर कोई लीनियर फंक्शन आ जाए, लीनियर वाला कोई फंक्शन हो, तो हमेशा उसकी यही, या क्वाड्रेटिक भी हो तो उसकी हमेशा से जो है आपकी रेंज वो ये डोमेन यही रहती है। रेंज निकालना भी आपको होपफुली आ गया होगा। अभी हम इस क्वेश्चन में बेसिकली दो पार्ट्स हैं। देखें, कह रहा था रेंज भी निकालें और डोमेन निकालें, वो रेंज डोमेन हमने कर लिया। अब वो कहता है फाइंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव, इसी क्वेश्चन का। अब हम निकाल लेते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। पहले मैं एक दफा जरा क्वेश्चन दोबारा लिख दूं। आर टी इज इक्वल टू टी प्लस वन, वन प्लस टी स्क्वायर माइनस वन, जे प्लस 5 टी के। अच्छा बच्चों, जिन्होंने सेकंड चैप्टर नहीं किया हुआ, अगर तो आप लोगों ने सेकंड चैप्टर नहीं किया हुआ तो आप लोगों को इसकी डेरिवेटिव की समझ नहीं आनी, तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप मेरे पहले लेक्चर्स जो सेकंड चैप्टर के हैं वो जरूर देखें। स्टिल मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा यूज है, मतलब वो 2-3 चीजें हैं जो आपको लाजमी समझ होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। अब देखें, मैंने जो कुछ बातें बताई आपको, क्योंकि यहाँ आपका टी ही चलना है तो मैं विद रिस्पेक्ट टू टी ही कर रहा हूँ, डी ओवर डी टी। अगर खाली टी आ जाए तो बच्चों याद रखिएगा, इसका बेसिकली फार्मूला ये होता है कि हम इसी में से 1 पावर माइनस करते हैं। इसके ऊपर 1 लिखा था, कुछ नहीं लिखा हो तो 1 होता है। 1 में से 1 माइनस कर दिया और इसी की पावर पीछे लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दें तो बेसिकली बन रहा है टी 0 इंटू 1, और जिसकी पावर 0 वो 1 ही होता है। 1 इन द 1 1 होता। तो याद रखिएगा डेरिवेटिव ऑफ टी की आंसर क्या आएगा, हमेशा 1। इसी तरह अगर डी टी दिया हो और उसके ऊपर टी स्क्वायर होता तो क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक है आपने, इसमें से एक पावर हम क्या कर देंगे, एक काम, और इसी की पावर को पीछे लाके हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर आ रहा है 2t। ठीक है, कुछ फार्मूले और भी हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हैं, वो आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि सेकंड चैप्टर लाजमी एक दफा देख लें, तो उसमें अगर आपको समझ आ जाएगा तो बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलिए हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो मैंने जैसे कि यहाँ लिखा, मैंने देखें ये क्या आ रहा है, खाली टी। अभी मैंने आपको बताया था कि खाली टी आ जाए तो उसका आंसर क्या आता है, 1। और एक बात और यहाँ मैं बताना भूल गया, इसमें एक और बात, कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 -1 कुछ भी हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0, अगर इसके साथ कोई भी टी नहीं लगा हुआ। तो अब ये देख लें, हमारा इसका आंसर तो 1 आ गया और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये बेसिकली आपका आंसर आ गया दिस, प्लस अब ये अभी मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, ये 2t, और ये -1 क्या हो जाएगा, 0। तो आपका आ गया j प्लस 5t। t का क्या होता था, 1, तो 5 1 ज़ा 1 और 5 k। दिस इज योर आंसर, कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व हो गया। ठीक है जी। अब एक काम और करना, आपने जो आंसर निकला है उसी के अंदर दोबारा ये जो वैल्यू दी हुई थी टी की, वो हम पुट करेंगे दोबारा से फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। इधर कहीं टी है ही नहीं तो ये यही रहेगा, यहां पर टी है तो यहां पर हम टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जहां पर टी नहीं है वहां पर उसकी वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। ये क्या हो जाएगा, 4j प्लस 5k। ये आपका एक और आंसर आ गया। ठीक है जी, क्योंकि हमारे सवाल में उसने कहा था कि सेकंड डेरिवेटिव भी लो, तो आपने ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया हुआ है इसी को दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है जी, टी। अब इसका आंसर क्या आया हुआ, ये देखिए ये आंसर आया हुआ मेरा, तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं, इज इक्वल टू आई प्लस 2tj प्लस 5k। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू, अब आई, एक आपने आई को ऐसे समझना है कि कोई नंबर लिखा हुआ है। देखिए आई के साथ कोई वैल्यू तो नहीं है ना, टी तो नहीं है। जब टी नहीं है तो आपने इसको 0 कर देना है, प्लस अब यहाँ टी की वैल्यू क्या होता था, डेरिवेटिव मैंने अभी आपको बताया था 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2, तो 2j आ गया, प्लस अब देखिए 5 के साथ कोई टी नजर आ रहा है ही नहीं, तो पूरे को आप कांस्टेंट समझे, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो आपका सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आया 2j। और मैंने क्या कहा था, लास्ट में क्या करना है, यही जो वैल्यू दी हुई है आपको क्वेश्चन में उठा के इसकी डेरिवेटिव में पुट कर दें। तो यहां पर कोई है ही नहीं टी, तो आपका आंसर ये आ गया। तो ऐसे आपका हर पार्ट सॉल्व होगा। अब मैं आपको खुद, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो वो मैं क्वेश्चन साथ साथ आपको बता देता हूँ, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं, जाहिर सी बात है वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके सारे पार्ट्स की तरफ। ठीक है, ओके जी, हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया,
ठीक है जी, आर टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 आई प्लस 1/t। ये ऊपर कैप इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर में हम इसके ऊपर कैप लगाते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन आएगा टी की हमें वैल्यू दी हुई है रेंज के लिए। सबसे पहले मैंने जो आपको स्टेप बताया था, क्या इस पूरे को आपने x लिख लिया। ठीक है जी, ये देखें यहाँ मैंने x के साथ लिख लिया। इस पूरे को आपने क्या लिख लिया, y के इक्वल। इस पूरे को आपने किसके लिख लिया, g के इक्वल। मैंने अभी आपको क्या बताया था, यही बताया था ना कि I स्टैंड फॉर x, J स्टैंड फॉर y एंड K स्टैंड फॉर z। ठीक है जी, होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम निकालते हैं डोमेन। यहाँ बच्चों एक टेक्निकल चीज है जो मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर आपको डोमेन निकालने के लिए थोड़ा सा एक चीज को देखना होगा कि इस चीज का माइंड में रखना है आपने कि डोमेन निकालने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, कंडीशन बताई थी कि नीचे जो है टी के नीचे यहाँ पर इन्फिनिटी आ सकता है। अब देखें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये देखें टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें आप, टी के अंदर कौन सी वैल्यू जो हम पुट नहीं कर सकते, हम टी के अंदर टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमने खुद डाला है, वो वैसे भी पता लग जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं पता लगता सर यहाँ कौन सी वैल्यू डालें जिससे ये 0 बन जाएगा, तो आप टी प्लस 1 जो भी नीचे वैल्यू दी उसको इज इक्वल टू 0 रखें। यहाँ से टी का पता लग गया, टी माइनस 1। अब देखें बेशक आप यहाँ डाल के देख लें, -1 अगर हम पुट करते हैं तो +1 -1 कैंसल आउट हो जाएंगे और नीचे 0 आ जाएगा। हमने इस कंडीशन को यहाँ पर अवॉइड करना है। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सारे नंबर आ सकते हैं सिवाय किसके, -1 के। तो देखें मैं भी आपको लिख के भी दिखाता हूँ कि हम यहाँ सारे नंबर लिख सकते हैं, देखें सारे रियल नंबर्स, लेकिन कौन सा नंबर नहीं आ सकता, -1 इसके अंदर नहीं आ सकता। ठीक है जी, इसी तरह सेकंड में आप देख लें। अब टी के ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है, टी क्या लिखा हुआ है जी, मैंने 1/t, मैंने क्या कहा था 1/q जब भी आ जाए, लेकिन कोई फॉर्म डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाए तो नीचे वाली फॉर्म में आपने हमेशा 0 नहीं बनने देना। तो 1/t, टी के अंदर हम क्या पुट करें तो ये 1/0 बन जाएगा जी सर 0, गुड। तो हम यहाँ 0 नहीं पुट कर सकते, बाकी सारे नंबर पुट हो सकते हैं, बाकी सारे नंबर पुट हो सकते हैं। तो देखिए मैं इसको लिखूंगा कैसे, अब देखें मैं यहाँ पर लिख देगा टी 0 नहीं हम पुट कर सकते, तो सारे रियल नंबर आएंगे सिवाय किसके, 0 के। ठीक है जी, अब इस वाले फंक्शन पे आ जाए, याद आई मेरी बात, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई ऐसा सीधा फंक्शन आ जाए तो इसका आंसर हमेशा -∞ से +∞ तक होता है। तो अब देखिए मैं आपको करके दिखा दूं, क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं जो दिल चाहे, क्योंकि ना इसके अंदर अंडर रूट आ रहा है ना ही इसके अंदर कुछ हो रहा है, तो सारे रियल नंबर या -∞ से +∞ तक। और मैंने आपसे क्या कहा था, जब ये क्वेश्चन हो जाए इस तरह, क्योंकि हमें एक डोमेन निकालनी है तो हम इन सब का क्या निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है जी, अब हम डोमेन लिखेंगे और डोमेन के साथ हम लिख देंगे इन सब का इंटरसेक्शन। एक्स की डोमेन लिख देते हैं हम पहले। एक्स की डोमेन क्या है जी, हमारे सारे रियल नंबर। ठीक है जी, सारे रियल नंबर्स और -1 नहीं है, इंटरसेक्शन। ये बेसिकली यहाँ पर गलती हो गई है, इंटरसेक्शन आना है। ठीक है, इंटरसेक्शन है, ये मैं गलती से लिख गया हूँ, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है ये इंटरसेक्शन है, यूनियन नहीं लिखना। ठीक है, हम कॉमन को लिखेंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं जी इंटरसेक्शन, जो हमारी लास्ट वाली है। अब देखें इसमें आपको यहाँ नजर आ रहा है रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर, सारे रियल नंबर कॉमन आ रहे हैं, तो हम आर लिख देंगे। माइनस जो नंबर नहीं लिखने डोमेन में वो कौन कौन से हैं, एक तो आप 0 नहीं लिख सकते और एक -1 नहीं लिख सकते, इन्हीं दोनों को हम यहाँ लिख देंगे माइनस एक साथ करके, इसमें से हम कर देंगे माइनस, और ये हमारी निकल आएगी इसी क्वेश्चन की डोमेन। हम कह देते हैं ना हम इसमें 0 पुट कर सकते हैं ना ही -1 पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम इसके अंदर और कोई नंबर पुट नहीं कर सकते, ये हमारी आगे डोमेन। अब रेंज निकालना तो बहुत आसान है, मैंने आपको जैसे बताया कि क्वेश्चन आपको जो गिवन है क्वेश्चन, उसके अंदर हमें आज जो हमें दिया हुआ था आर की वैल्यू, उसी को हम ये मैंने क्वेश्चन रिप्रोड्यूस कर लिया। हमें आर टी की वैल्यू खुद से गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने जस्ट जहां जहां टी आ रहा है वहां पर टी की वैल्यू को पुट कर देना है। हमें टी की वैल्यू क्या दी हुई है जी बिल्कुल -1/2 दी हुई है, तो हम उठा के इसी वैल्यू को जहां जहां टी आ रहा है तो हम वहां वहां पुट कर देते हैं, जैसे कि मैं पुट कर रहा हूं। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और इसको आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आंसर है 1/2, और इसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो, या कैलकुलेटर से कर लें या ऐसे भी कर देख लें, ये आ गया माइनस, ये 2 नीचे डिवाइड और ऊपर चला जाएगा, और इसका क्यूब निकाल लें तो ये बन जाता है 8। और आपको पता है कि क्यूब में कोई चीज हो तो उसका आंसर माइनस नहीं रहता है। ठीक है जी, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम जब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा एक रिक्वायर्ड आंसर बन जाता है, आर टी का पोजीशन वेक्टर का रेंज निकल आई। ठीक है जी, रेंज निकालना बहुत आसान है। अब इस क्वेश्चन में आपको याद होगा मैंने आपसे क्या कहा था, इसका निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव और उसी का निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जी आपके लिए डेरिवेटिव को। ठीक है जी, ये क्वेश्चन था हमारा और हमने इसी क्वेश्चन को नीचे ऐसे डेरिवेटिव करके लिख दिया है। ठीक है, d/dt बेसिकली डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज से बच्चों आप लोगों ने घबराना नहीं है कि मैंने d/dt क्या लिखा है, बेसिकली ना भी लिखो तो एक ही बात है, चाहो तो ऊपर एक बार भी डैश भी डाल सकते हैं, ये एक ही बात होती है। ठीक है,
अब हम निकालने लगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहां पर लगेगा बच्चों हमारा डिवाइड रूल। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा था कि आप लोग इसको क्वेश्चन रूल भी कहते हैं, कि आप लोग सेकंड चैप्टर जरूर देख लें, तो इससे आपको आसानी होगी। हम क्या करते हैं, इसमें पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव माइनस, फिर इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय t+1 का होल स्क्वायर। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ठीक है जी। अब हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, देखें इसका हम देंगे t+1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, और t+1 ऐसे ही लिख देंगे, और डेरिवेटिव ऑफ t का माइनस, अब t ऐसे ही, और t+1 का अब डेरिवेटिव, ठीक है जी, बात समझ गए। प्लस, और ये जो 1 ओवर लिखा हुआ है ये बेसिकली आप इसको ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके ये स्क्वायर हो जाएगा, आपको मैंने बताया था 1 जो है उसमें माइनस होता है, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये 1/t स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारा t का डेरिवेटिव क्या होता है, वो 1 होता है, और t का डेरिवेटिव 1 है, और 1 का आंसर 0 आता है, ठीक है, आया आ गया, और -1/t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। अब हम इसी में अपनी वैल्यू पुट करेंगे दोबारा से, कौन सी वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन थी, हम इसके अंदर थोड़ा सा मैं मजीद सॉल्व कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए, और प्लस 3t स्क्वायर इंटू के। अब हम इसी के अंदर क्या करेंगे जी, हमने अपनी वैल्यू पुट करनी है, कौन सी जी, हमने वैल्यू पुट करनी है -1/2, इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जो कटिंग होती है हम कटिंग कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन मजीद सिंप्लीफाई हो जाए। और हम यहाँ पर अब लिखेंगे जी, बाय पुटिंग द वैल्यू t इज इक्वल टू -1/2, और हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 1/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/t का स्क्वायर प्लस 3t -1/2 का स्क्वायर इंटू के। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया दिस वन प्लस दिस माइनस दिस प्लस 3 दिस डिवाइडेड बाय 4k, और हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। अब इजीली हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आया। इसको थोड़ा सा और मजीद सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पर सब वैल्यूज डालने के बाद हमारा आंसर आ रहा है जी, ये मैं आई जे लिखना भूल गया था, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, और ये हमारा आंसर आ गया बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव का। अब इसके अंदर हम दोबारा, मैंने आपको क्या कहा था, हमने वैल्यू पुट कर ली है, और हमने वैल्यू पुट करने के बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर निकाल लिया। अब हम इसी का निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। जो ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था उसी का अब हम क्या निकालने लगे, सेकंड डेरिवेटिव। देखिए ये वाला था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है जी, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था जहां 2 लिखा हुआ है मैंने, इसी का अब हम क्या निकालने लगे, सेकंड डेरिवेटिव। जहां जहां टी है वहां वहां ये क्वेश्चन डेरिवेटिव होगा, जहां कॉन्स्टेंट्स हैं कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है जी। और इसको अब आपको पता 1 अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस, और इस टी को भी अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये हमारा आ गया 3t, ठीक है जी, और dt स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो आपको पता है ये माइनस पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, और इसी में से हम 1 माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम दोबारा से डेरिवेटिव, हाँ इसका हम दोबारा, ये याद रखिएगा, जब भी ये आ जाए तो हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने दोबारा सॉल्व किया, क्योंकि सेकंड चैप्टर अगर आप करेंगे तो आपको समझ आएगी। उसके बाद हमने सारों का इसको सॉल्व करते हैं, और हमारा आंसर आ रहा है बच्चों कुछ ऐसा, और इसके बाद हम इसमें वैल्यू करेंगे पुट, और हमारा आ जाएगा दूसरे का आंसर भी। अब हम t की वैल्यू हमें पता है कि -1/2 दी हुई है, तो जहां जहां t आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव में भी t की वैल्यू को कर देंगे हम पुट। तो अभी हम इसमें करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू को पुट, जहां जहां t आ रहा है। इसको हाँ बेसिकली आप चाहें तो -3 आ रहा है ना, इसको 1/1 प्लस 3 करके भी लिख सकते हैं, 1 प्लस की पावर 3 नीचे ले आया हूँ, पावर पॉजिटिव हो गई है। अब इसके अंदर जहां जहां टी आ रहा है वहां मैं पुट करूंगा एट 1/2 -1/2, ठीक है जी। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है जी। ऐसे आपने बच्चों वैल्यू को पुट करते जाना है, आई जे के ऐसे ही लिखे रहेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं मजीद, और बड़े आसान से सवाल हैं, कोई इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी, लेकिन आई एम स्टिल सेइंग दैट कि आपको सेकंड चैप्टर लाजमी आना चाहिए अगर आपने डेरिवेटिव्स का करना है। तो अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या निकला, हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक मिनट देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। और हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर आया जी, इसको मजीद सॉल्व किया कि ऐसे ही लिखा रहा है, कटिंग जो हो रही कटिंग कर ले, और ये हमारा आंसर आ गया जी 1/8 दिस माइनस, और ये हो जाएगा जी 16, ठीक है जी, -3 के,
और ये हमारा आ गया आंसर। उसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 8 नीचे ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, -16 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया जी 16J, यहाँ मैं J लिखना भूल गया था, J -3K। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया बच्चों। और ये हो गया आपका सेकंड पार्ट भी। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे इसके जो है वो थर्ड पार्ट की तरफ।